सॉइल के पिछले लेक्चर में हमने वेरियस कंसिस्टेंसी लिमिट्स के बारे में बात की थी। अब आज उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ डेफिनेशंस आएगी उसमें। तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड क्ले सैंपल ड्यू टू रीमोल्डिंग इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। मतलब कि एक अनडिस्टर्ब्ड सॉइल का सैंपल लेते हैं। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा सॉइल सैंपल जिसका कि न तो वाटर कंटेंट, न ही डेंसिटी, न ही वॉइड रेशियो डिस्टर्ब हुआ हो सैंपल लेते टाइम। ठीक है, तो अगर ऐसे अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल को हम रीमोल्ड करते हैं यानी कि उसको नए शेप में ढालते हैं, तो उस वजह से उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें कितना डिस्टर्बेंस होता है उसको बोलते हैं हम सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सेंसिटिविटी को ST से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन नेचुरल स्टेट divided by unconfined compressive strength in remolded state। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ST से। ठीक है, मतलब कि नेचुरल स्टेट में उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी थी और डिवाइडेड बाय रीमोल्डिंग करने के बाद उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हुई, उनका रेशियो कहलाएगा सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। इसकी जो टेबल है वेरियस सेंसिटिविटी के लिए, तो वो हम देख लेते हैं वो किस टाइप से होती है। यहाँ पर इस टेबल में सेंसिटिविटी के लिए, जैसे कि अगर इनसेंसिटिव सॉइल है तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी होगी 1। उसी तरीके से 2 से 4 के लिए नॉर्मल सेंसिटिविटी या फिर लेस सेंसिटिविटी, 4 से 8 के लिए सेंसिटिविटी और 8 से 16 के लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और 16 से ग्रेटर देन अगर नंबर होता है सेंसिटिविटी नंबर तो वो कहलाएगी क्विक सॉइल। ठीक है, ये होता है इसकी क्लासिफिकेशन। और इसी के आगे उनका स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है कि अगर सेंसिटिव सॉइल है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल है, क्विक सॉइल है, तो उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। जैसे कि हम नीचे से बात करें तो क्विक सॉइल जो होती है वो काफ़ी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अनस्टेबल होगा। एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल होगी वो फॉलिक्यूलेंट स्ट्रक्चर होगा। इस टाइप से स्ट्रक्चर भी हमको यहाँ पर टेबल में दिए हुए हैं, लेकिन मेनली हमको सेंसिटिविटी का नंबर और उसका क्लासिफिकेशन हमको याद रखना है। इसके बाद अगली डेफिनेशन हमारे पास आती है कोलैप्सेबल सॉइल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है सॉइल्स विच अंडरगोज लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट विदाउट इंक्रीज इन एक्सटर्नल लोड्स। इसका मतलब क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट को चेंज किया जाता है, यानी कि कुछ वाटर ऐड किया जाए या कम किया जाए, तो उसकी वजह से उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं। अगर वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं या वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है तो वो कहलाएगी सॉइल कौन सी, कोलैप्सेबल सॉइल। तो इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं कि सॉइल के अंदर जलांश की मात्रा को कम या ज़्यादा करने पर, यानी कि परिवर्तित करने पर, उसके अगर आयतन में भी परिवर्तन होते हैं तो वो सॉइल कौन सी कहलाती है, कोलैप्सेबल सॉइल। इसके बाद आता है स्पेसिफिक सरफेस। स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉइल पार्टिकल इन अ यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस। सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक सरफेस का मतलब क्या है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वो होता है स्पेसिफिक सरफेस। जैसे कि जैसे अपन ग्रेन साइज को कम करते जाते हैं, यानी कि पार्टिकल साइज बोल सकते हैं उसको, सॉइल की पार्टिकल साइज जैसे जैसे डाउन होती जाती है, यानी कि कम होती जाती है, उसका जो स्पेसिफिक एरिया है वो बढ़ता जाता है। ये हमको याद रखना है। कैसे, बड़े बड़े बोल्डर्स है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कम होंगे, क्योंकि पर्टिकुलर एक वॉल्यूम के अंदर, मान लीजिए ये एक कोई कंटेनर है हमारा, इसके अंदर हमने बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े कंकड़ जो है वो डाले हुए हैं, तो इस टोटल वॉल्यूम के अंदर 5 या 6 बोल्डर्स ही आए, और उसी जगह अगर मैं इसी कंटेनर को अगर फाइन पार्टिकल्स से भर दूं तो उसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स आएंगे, जिसकी वजह से जो है वो फाइन पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, कोर्स ग्रेन्स के कंपैरिजन में। उसके बाद
अगली डेफिनेशन आती है हमारी एक्टिविटी ऑफ क्ले। एक्टिविटी ऑफ क्ले क्या होता है? सॉइल के अंदर वाटर को ऐड करने पर उसके अंदर स्वेलिंग या श्रिंकेज होता है तो वो कहलाती है उस सॉइल की एक्टिविटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी इसी लैंग्वेज में लिखनी है कि सॉइल के अंदर जो है वाटर को ऐड करने पर उसमें स्वेलिंग होती है, यानी कि वो फूलती है सॉइल, तो उसकी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ क्ले। एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्टिविटी इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले इन सॉइल। परसेंटेज ऑफ क्ले इन सॉइल, ये होता है हमारी एक्टिविटी का फॉर्मूला। और जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एक्टिविटी, उसकी टेबल होती है हमारे पास। तो अगर हमारी एक्टिविटी जो है वो 0.75 से कम है तो वो सॉइल कहलाएगी इनएक्टिव। ठीक है, यानी कि निष्क्रिय सॉइल कहलाएगी। उसके बाद 0.75 से अगर 1.40 के बीच में है तो वो नॉर्मल सॉइल होगी, और 1.40 से ग्रेटर देने तो वो एक्टिव यानी कि सक्रिय सॉइल कहलाएगी। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है हमारे पास थिक्सोट्रॉफी। ठीक है, थिक्सोट्रॉफी क्या होता है? इसका एक लाइन में हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथ लॉस स्ट्रेंथ गेन इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉफी। मतलब क्या है कि सॉइल के अंदर उसके वॉल्यूम में ना कोई चेंज हो और ना ही उसके वाटर कंटेंट में कोई चेंज हो, तो उसकी अगर स्ट्रेंथ में लॉस या उसका गेन होता है या फिर उसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। ठीक है, क्योंकि जब कोई प्लास्टिक सॉइल होती है तो उसको हम रीमोल्ड करते हैं, तो उसकी रीमोल्डिंग करने से क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ या तो बढ़ जाती है या उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथ लॉस स्ट्रेंथ गेन विद नो चेंज इन वॉल्यूम और वाटर कंटेंट इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉफी। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे सॉइल का वह गुण जिसके कारण वह पुनः अपनी स्ट्रेंथ को समय के साथ प्राप्त करती है। ठीक है, वो कहलाती है उसकी थिक्सोट्रॉफी। और ये जो प्रॉपर्टी होती है जनरली क्लेई सॉइल जो होती है, क्लेई मृदा, उसके अंदर एप्लीकेबल होती है। और एक और बात, हमने अभी सेंसिटिविटी की बात की, तो सेंसिटिविटी और थिक्सोट्रॉफी के बीच में भी रिलेशन होता है। अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उसकी थिक्सोट्रॉफी भी ज़्यादा होगी, और सेंसिटिविटी अगर कम है तो उसकी थिक्सोट्रॉफी भी कम होगी। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है आइसोथर्मल, टाइम डिपेंडेंट और रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। आइसोथर्मल प्रोसीजर क्या होता है? जिसमें कि टेम्परेचर में कमी वृद्धि होती है, तो तापमान जहाँ आ जाता है उस प्रोसीजर को बोलते हैं आइसोथर्मल। ठीक है, तो ये थी हमारी थिक्सोट्रॉफी की डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने जो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट पढ़ा था, उसके प्रैक्टिकल कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पूरा प्रैक्टिकल हमको समझने की ज़रूरत नहीं है, उसके मेनली हमको एपरेटस ध्यान में रखने हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वही बात ध्यान रखनी है। प्रैक्टिकल कैसे होता है कैसे नहीं होता है उस पर हमको ज़्यादा नहीं जानना है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो बात करते हैं लिक्विड लिमिट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। उसके लिए जो टूल यूज़ किया जाता है वो होता है कासेग्रांडे एपरेटस। ठीक है, वो कुछ इस टाइप से होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक बकेट होती है या फिर एक कटोरी नुमा एक मेटल का कंटेनर होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि सॉइल का एक पेस्ट बनाया जाता है और उस सॉइल के पेस्ट को उसमें डालकर और उसके अंदर एक ग्रूव बनाया जाता है। ठीक है, जो कि फिगर में दिख रहा है। अब इसको क्या करना है कि हमको इसमें जो हैंडल दिया हुआ है उसको घुमा कर, ठीक है, और वो घुमाने की जो रेट होती है वो होती है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कि 1 सेकेंड में 2 चक्कर हमको लगाने हैं। तब इसमें हम करना क्या है कि जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये जो कंटेनर है वो ऊपर नीचे उठेगा और नीचे वाला जो इसका रबर का बेस होता है उस पर जाकर टकराएगा। उस वजह से क्या होगा कि जो सॉइल के अंदर हमने ग्रूव बनाया हुआ है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, उसके बीच में जो गैप है वो कम होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ग्रूव पूरा भर जाएगा, सॉइल जो है वो पास आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये गीली सॉइल है। तो हमको क्या करना है कि हमको इसमें ऐसा वाटर कंटेंट ज्ञात करना है जिसमें कि 25 ब्लोज पर, यानी कि 25 बार इसको घुमाने पर ये जो सॉइल है वो एकदम पास में आ जाए, जो ग्रूव है वो बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम एग्जांपल से देखें तो यहाँ पर मान लीजिए हमने थोड़ा वाटर कंटेंट लिया था, कम वाटर कंटेंट था शुरुआत में। ठीक है, जिससे कि क्या थी, सॉइल टाइट थी, तो उसमें उस ग्रूव को पास आने में हमको ज़्यादा बार
उसको घुमाना पड़ेगा, तब जाके वो ग्रूव बंद होगा। तो मतलब कि उस टाइम जो है वो ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर वाटर कंटेंट कम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट को बढ़ाते जाएंगे तो सॉइल थोड़ी लूज होती जाएगी, और उससे क्या होगा कि कम बार चलाने पर ही वो ग्रूव जो है वो बंद हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए शुरुआत में जो वाटर कंटेंट था वो था मान लीजिए 2%, ठीक है। सॉइल के अंदर हमने वाटर कंटेंट मिलाया 2%, तो उसके नंबर ऑफ ब्लोज आ गए 45 ब्लोज, यानी कि 45 बार घुमाने पर वो जो है ग्रूव बंद हो रहा है। उसके बाद हमने थोड़ा और परसेंटेज बढ़ाया, 4% किया, तो मतलब कि जैसे जैसे अपन वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे नंबर ऑफ ब्लोज कम होते जाएंगे। तो मान लीजिए अब ये जो है वो 30 ब्लोज पे ही बंद हो गया ग्रूव। फिर इसके बाद हमने और बढ़ाया, 6% किया, तो ये हो सकता है कि 23 ब्लोज पर ही पास आ जाए। फिर हमने 8% किया, तो ये हो सकता है कि 15 ब्लोज पे ही पास हो जाए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि इस डेटा से एक ग्राफ बनाना है जिसको हम बोलते हैं फ्लो कर्व, ठीक है। वो फ्लो कर्व किस टाइप से बनता है, उसके अंदर इस तरफ जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नंबर ऑफ ब्लोज लगाएंगे, और इस तरफ जो है वो वाटर कंटेंट परसेंटेज में लगाएंगे। अब हमको क्या करना है कि इस डेटा को यहाँ पर इसमें प्लॉट करना है। तो नंबर ऑफ वाटर कंटेंट कम है, मतलब कि इस टाइप से वाटर कंटेंट की वैल्यूज़ है हमारी, और इधर जो है वो नंबर ऑफ ब्लोज है। तो उस तरीके से हम इन डेटा को अगर लगाएंगे तो वो पॉइंट्स, उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। इसको बोलते हैं हम फ्लो कर्व, ठीक है। और इस फ्लो कर्व की जो जो इक्वेशन होती है वो होती है W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू IF log 10 N2 अपॉन N1। ये होती है इस फ्लो कर्व की इक्वेशन। वाटर कंटेंट क्या होता है, W1 और W2 क्या है, वाटर कंटेंट विद रेस्पेक्ट टू N1 ब्लोज, एंड W2 क्या है, वाटर कंटेंट विद रेस्पेक्ट टू N2 ब्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होता है हमको कि मैंने पहले ही परिभाषा बताई कि 25 ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उसकी लिक्विड लिमिट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ पे कुछ इस टाइप से है, तो 25 मान लीजिए कि हम यहाँ से 0 से शुरू कर रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे कुछ हमने मार्किंग की हुई है। तो यहाँ पर हमने डेटा से ये ग्राफ बना दिया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो 25 ब्लोज होंगे उस लाइन को हमको ऊपर बढ़ाना है। ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर जो वाटर कंटेंट की वैल्यू होगी वो हमारी कहलाएगी लिक्विड लिमिट, ठीक है। अब इसमें हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो टूल्स होते हैं इसके अंदर, ग्रूविंग टूल्स, ठीक है। तो ग्रूविंग टूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के हमारे पास होंगे। एक जो टूल होगा वो होगा कासेग्रांडे वाला टूल, और एक होता है ASTM टूल। ये दो हमारे ग्रूविंग टूल्स होते हैं। तो ये जो ग्रूविंग टूल्स होते हैं, तो कासेग्रांडे टूल जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। इस टूल से जो ग्रूव बनेगा उस ग्रूव की जो डायमेंशंस होती है, मतलब कि उसका जो सेक्शन होता है वो तो कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप का एक ग्रूव बनता है। उसकी जो डायमेंशन होती है वो बॉटम वेट तो 2 mm होती है, टॉप वेट होती है 11 mm, और हाइट होती है 8 mm, ठीक है। और ये जो टूल काम में लिया जाता है वो सभी टाइप की सॉइल के लिए काम में लिया जा सकता है, लेकिन जो ASTM टूल होता है उसके अंदर जो ग्रूव बनता है उसकी डायमेंशन होती है 13.6 mm टॉप विड्थ, 2 mm बॉटम विड्थ, और उसकी जो हाइट होती है वो होती है 10 mm, ठीक है। और ये जो टूल होता है ASTM टूल, ये ओनली सैंडी सॉइल के लिए ही काम में लेते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। तो पूछा जा सकता है कि सैंडी सॉइल के लिए हम कौन सा ग्रूविंग टूल काम में लेंगे। और इसके बाद हम अगला जो प्रैक्टिकल देखेंगे वो होगा
स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड, लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने का ही दूसरा मेथड है। एक मेथड होता है कासे-ग्रांडे एपरेटस वाला और दूसरा होता है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि फिगर में दिख रहा है कुछ इस टाइप से एपरेटस होगा जिसके अंदर बॉटम में एक प्लंजर होता है जिसपे कि कोन लगा होता है मेटल का जिसका फिक्स मास होता है और उसके नीचे जो सॉइल का सैंपल रखते हैं वो सिलेंड्रिकल मोल्ड के अंदर भर के रखते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जब कोन को ऊपर से फ्रीली छोड़ा जाता है तो वो कुछ डेप्थ तक उस सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, तो उससे हमको जो है वो सॉइल की लिक्विड लिमिट मिलती है। तो इसका भी हमको कुछ डेटास मिले हुए हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील का जो कोन होता है वो कोन का जो एंगल होता है, ये हमारा जो है कोन है मेटल का, तो इसका जो एंगल होगा वो 30 डिग्री एंगल होता है। कई बार इसको 31 डिग्री भी कहीं कहीं लिखा जाता है। उसी के साथ 80 ग्राम का जो होगा वो इसका मास होगा, जो इसका स्लाइडिंग टोटल वेट होगा जिस मास से ये नीचे गिरेगा वो होगा इसका 80 ग्राम। और जो पेनिट्रेशन होगा उसकी पेनिट्रेशन की जो रेट होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर इन 5 सेकेंड, मतलब कि 5 सेकेंड में ये 1 सेंटीमीटर जो है वो पेनिट्रेट कर जाना चाहिए। और जो टोटल पेनिट्रेशन होता है वो होता है 20 mm। ठीक है, इस मेथड के लिए हमको ये वाला डेटा याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिक लिमिट कैसे निकाली जाती है। तो प्लास्टिक लिमिट में सिंपल सा बेसिक प्रोसीजर होता है कि सॉइल सैंपल लेना है जिसकी कि हमको प्लास्टिक लिमिट निकालनी है। उसका हम क्या करेंगे कि 3 mm का एक उसका सॉइल का थ्रेड बनाएंगे। ठीक है, और उस थ्रेड को क्या करेंगे कि जब तक ऐसी कंडीशन नहीं आ जाए कि उस थ्रेड के अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाए, तो जब उस थ्रेड के अंदर क्रैक आने शुरू हो जाएंगे तो वो उस टाइम उस सॉइल का जो वाटर कंटेंट होगा वो कहलाएगी उसकी प्लास्टिक लिमिट। कैसे समझ सकते हैं कि हम एक ड्राई सॉइल का हम एक सॉइल का सैंपल लेंगे, बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वाटर कंटेंट डालेंगे, तो क्या करेंगे कि उससे हम जब एक सॉइल का एक हाथों से बेल कर थ्रेड बनाएंगे तो वो थ्रेड आसानी से बन जाएगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट हमने डाला हुआ है। फिर हम क्या करेंगे कि उस ज़्यादा वाटर कंटेंट वाले सैंपल में थोड़ी सी ड्राई सॉइल ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो जो पेस्ट है वो हमारा थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर वाटर कंटेंट कम होना लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वापस से उस सॉइल सैंपल का थ्रेड बनाएंगे, तो भी अगर वो थ्रेड आसानी से बन जाता है 3 mm डायमीटर का, तो क्या करेंगे हम उसमें और सॉइल सैंपल को ऐड करेंगे, ड्राई सॉइल को ऐड करेंगे जिससे कि वाटर कंटेंट और कम होगा। फिर उससे हम 3 mm का थ्रेड बनाएंगे। तो अगर उस टाइम उससे जो 3 mm का हमने थ्रेड बनाया है उसके अंदर क्रैक्स आने लग जाए तो मतलब कि वो जो सॉइल के अंदर अभी का वो जो वाटर कंटेंट है वो हमारा प्लास्टिक लिमिट कहलाएगा। फिर इसके बाद होता है श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट जो होता है उसके लिए हमको मर्क्यूरी वाला जो एपरेटस होता है, प्रैक्टिकल होता है, वो काम में लेते हैं। उसके बारे में हमको ज़्यादा डेटास नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि प्रोसीजर जो है वो हमको नहीं पूछे जाएंगे। इसी के अंदर श्रिंकेज लिमिट का जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर कुछ 2 डेफिनेशंस आती है। एक डेफिनेशन इसके अंदर आती है श्रिंकेज इंडेक्स की। ठीक है, तो श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, उसको IS से डिनोट किया जाता है और सिंपल सा इसका फॉर्मूला है प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन आती है श्रिंकेज रेशियो की, जिसको कि हम SR से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है गामा D/गामा W। ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाए तो हम इनको रेशियो में भी बता सकते हैं कि रेशियो ऑफ ड्राई सॉइल मास डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है इसके अंदर, वो आती है टफनेस इंडेक्स। ठीक है, टफनेस इंडेक्स जो होता है उसको हम IT से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है IP/IF, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स। IF जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स, और फ्लो इंडेक्स जो होता है वो हमने जो फ्लो कर्व की इक्वेशन पढ़ी थी W1 माइनस W2 वाली, W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू IF log to the base 10
N2/N1। ये वाला जो फॉर्मूला पड़ा था, इसमें जो ये IF होता है वो होता है फ्लो इंडेक्स। तो यहाँ से हमको फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वो पूरी इसके डिवाइड में चली जाएगी। तो फ्लो इंडेक्स का हम फॉर्मूला यहाँ पर बना देंगे, कुछ इस टाइप से। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं नए मेथड की, फील्ड डेंसिटी ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट। यानी कि कोई भी नेचुरल सॉइल डिपॉजिट है उसकी फील्ड डेंसिटी को हम कैसे पता कर सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है वो कहलाता है डेंसिटी। तो इन सिचु डेंसिटी निकालनी हमको, मतलब कि किसी भी जगह पर उसी जगह पर उसकी डेंसिटी क्या है उसको फाइंड करने के हमारे पास 4 मेथड आते हैं। एक आता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरा आता है कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड और रबर बैलून मेथड। इन मेथड के आपको नाम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके अगले लेक्चर में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करेंगे।